नमस्कार। एजुकेशन अड्डा से मैं मालती साहू आप लोगों के लिए संस्कृत में व्याकरण प्रकरण लाई हूँ। व्याकरण प्रकरण में सबसे पहले है अपना संधि। संधि क्या होती है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या मेल करना। जोड़ना अर्थात दो कोई भी चीजें जो जुड़ती है उसे संधि कहते हैं। पहले के जमाने में जैसे राजा लोग रहते थे, उनमें लड़ाई झगड़े होते थे और अगर आपस में उनको मेल करना है, संधि करना है, तो वो कुछ नियम और शर्तें बनाकर और अपनी अपनी शर्तें रखकर और दोनों संधि करते थे। संधि करते थे मतलब मित्रता करते थे और उन दोनों को मिलने पर संधि होती थी तो वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते थे और दोनों मिल जाते थे। तो यहाँ शाब्दिक अर्थ हुआ संधि का मिलना। तो यहाँ जब वर्ण है, वर्णों का मेल होगा तो यहाँ कैसे होता है और क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। संधि जो है वर्णों का मेल है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कल वर्ण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जब स्वरों का आपस में मेल होगा तो वहां स्वर संधि, जहां व्यंजनों का मेल होगा वहां व्यंजन संधि, और जहां विसर्ग होता है और उसके बाद व्यंजन या स्वर होता है तो वहां विसर्ग संधि। अब सबसे पहले संधि क्या होती है, हम संधि के बारे में जानेंगे। वर्णयो वर्णानाम वा मेलनम संधि। वर्णों का वर्णों से मेल, एक वर्ण का दूसरे वर्ण से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। द्वयो वर्णयो बहुनाम वर्णानाम वा संयोगेन यत रूपांतरम जायते सह संधि। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो रूपांतरण होता है, जो रूप का परिवर्तन होता है, वही संधि होती है। संधे भेद त्रयम अस्ति। संधि के तीन भेद होते हैं, अच संधि या स्वर संधि, दूसरा हल संधि या व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि के जो है 6 प्रकार हैं, उसमें से स्वर संधि सबसे पहले क्या होती है अपन वो देखेंगे। तो स्वर संधि जो है वो है यदि अ, ई, उ और री ये चार वर्ण, अ, ई, उ और री ये चार वर्ण के बाद यदि यही समान स्वर आते हैं, अ के साथ अ, ई के साथ ई, उ के साथ उ और री के साथ री, ये चार वर्णों के बाद अगर चार वर्ण जुड़ते हैं तो इन दोनों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बनता है, उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। लेकिन इसमें शर्त यह है कि स्वर कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। दो स्वर आपस में समान होंगे। अ से अ का मिलन, ये देखिए अ और आ को मिलने पर बड़ा आ बना है, मतलब अ अगर है पहले तो बाद में भी अ ही होगा, समान स्वर होंगे तो ही यहां पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। अब इसका उदाहरण दे रखा है, पहला है पुस्तक। पुस्तक प्लस आलय। आलय का मतलब होता है घर और पुस्तक का मतलब आप समझते हो किताब। जब पुस्तक और आलय ये दो शब्द मिल रहे हैं तो आपका बन रहा है पुस्तकालय। अब ये कैसा बन रहा है वो आप देखिए। सबसे पहले है पुस्तक प्लस आलय। अब आप लोग ये देखिए यहां पर पुस्तक में क जो है, क व्यंजन है। कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता के बिना ना तो लिखा जा सकता है ना ही बोला जा सकता है। अब क जो है उसमें अ मिला हुआ है, क्योंकि क में से अगर अ निकाल दिया जाएगा तो वो क कैसा बचेगा हमारे पास? हलंत वाला बचेगा। तो यहां क में से हम क्या निकाल देंगे? अ को निकाल देंगे। यहां से हमने क में से अ बाहर कर दिया। इधर आलय है, यहां से बड़ा आ बाहर हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक में से क में से आ निकल गया और आलय में से आ निकल गया। अब क्या हो रहा है? पुस्तक जो है उसमें क अधूरा बचा हुआ है, लेकिन जब ये पुस्तक का क आधा होगा तो
तो ये दोनों अ और आ जो मिल रहे हैं ये मिलकर बड़ा आ बनाएंगे, और ये जो बड़ा आ है वो क में आ की मात्रा लगाकर क को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो आपके पास आ जाएगा पुस्तक, क आधा बचा है ना, उसमें ये मात्रा लगा रहा है तो ये आ बना लेगा, और अब आपके पास आ निकल के यहां पर बचा है लय, तो ये हो गया लय। इस प्रकार से आपका ये बन गया पुस्तकालय। समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? ये हो गया आपका पहला वाला उदाहरण, जिसके अंदर पुस्तक और आलय में अ और अ मिला है। अ और अ के मिलने पर क्या हुआ, बड़ा आ बना, और बड़ा आ ने क में मात्रा लगा दी और पुस्तकालय बन गया। इस प्रकार से दीर्घ संधि हुई, यहां पर छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन गया है। दूसरा उदाहरण देखिए इसका। दूसरा उदाहरण है विद्या प्लस अभ्यास। अब विद्या और अभ्यास, इसके अंदर भी वही है, ये ध में अ मिला हुआ है और अभ्यास में अ है, ये दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, विद्याभ्यास। यहाँ पर पुस्तक और आलय में पुस्तकालय बना, वैसा ही विद्या और अभ्यास को मिलाकर विद्याभ्यास बना है। इसमें कोई अलग नहीं है, दोनों एक जैसे उदाहरण है, इसलिए मैं इसको नहीं बताकर आगे वाला आपको बताती हूँ। अब आपके पास है गिरी प्लस ईश। ये है शब्द गिरी प्लस ईशः। गिरी और ईश, जो गिरी है, गिरी में र शब्द है, र के अंदर ई की मात्रा लगी हुई है, मतलब यहां से क्या निकलेगा आपका, ई स्वर निकलेगा, और ईश में से भी बड़ा ई निकलेगा, और ये दोनों मिलकर बड़ा ई बना लेंगे। ओके, अब जब आपका ई और ई मिलकर बड़ा ई बन रहा है तो कैसे होगा आपके पास इसका संधि, गी, और ये जो र है, र बिना मात्रा का था क्योंकि इसमें से ई निकल चुका है, लेकिन जब ये ई और ई मिलकर बड़ा ई बनेगा तो ये बड़ा ई जो है वो र में मात्रा लगा देगा, तो छोटी मात्रा से र में क्या बन गई, बड़ी मात्रा लग गई, और ये ई जो है ये निकल चुका है, यहाँ श जो बचेगा वो इसमें जुड़कर गिरीश बना लेगा। इस तरह से ये हो गया आपका गिरी धन ईश बराबर गिरीश। ये बन गया आपका दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण। यहाँ पर ई को ई से मिलाने के बाद बड़ा ई हो रहा है, और ये आपका बन रहा है गिरीश। ओके, नेक्स्ट उदाहरण इसका हम देखेंगे, भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। अब आप लोग देखिए, भानु में ऊ की मात्रा है, जब भानु में ऊ की मात्रा है इसका मतलब न में क्या मिला हुआ है, ऊ मिला हुआ है, ऊ की मात्रा लगी हुई है, छोटे ऊ की मात्रा, तो यहाँ ऊ आएगा, और उदय में से भी ऊ आएगा, मतलब ऊ के साथ ऊ का मिलन होगा, और इन दोनों में परिवर्तन क्या होगा, ऊ और ऊ, छोटा ऊ लघु ऊ है, और उधर भी लघु है, दोनों लघु लघु मिलकर एक दीर्घ ऊ बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऊ और ये ऊ, ये दोनों मिलकर बन गए आपका बड़ा ऊ। जब भानु प्लस उदय हुआ तो क्या होगा, न में से ऊ की मात्रा निकल गई, अब आपके पास बचा क्या, न आधा बचेगा, क्योंकि ऊ की मात्रा निकल चुकी है, यह हलंत है, तो यहां पर न आधा बचेगा, लेकिन ये जो बड़ा ऊ है जब इसमें मात्रा लगा देगा तो इसको पूरा करके भानु बना देगा, और अब यहां से ऊ निकल चुका है तो आपके पास बचेगा दय, ये दय यहां पर जुड़कर भानु दय। ओके, सबको समझ में आ रहा है ये? अब इसके आगे देखिए, भानु के बाद वधु प्लस उत्सव। वधु और उत्सव, इन दोनों में क्या है, इसमें भी वही है, वधु और उत्सव में ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो वधु उत्सव से वधुत्सव बन गया।
यहाँ वधु है और ये उत्सव जो है ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया तो वधुत्सव बन गया। अब हम देखेंगे पितृ ऋणम वाला। पितृ और ऋणम, पितृ ऋणम में री की मात्रा री ऋषि की मात्रा है। अब जब यहां पितृ आएगा, ये पितृ है तो ये त में री ऋषि मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? री ऋषि का मिला हुआ है। अब उसके साथ में हमें मिलाना है ऋणम। ऋण मतलब ऋण आप लोग जानते हो, कर्ज या ऋण जो होता है वही। अब ये जो री ऋषि का ऋणम है, इसमें से री ऋषि का ऋणम जो है वो बाहर आ रहा है री, तो री और री मिलकर बड़ा री बन रहा है। हम जब हिंदी में पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एक री ऋषि का पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लघु और दीर्घ, संस्कृत में दो ऋण होते हैं, री ऋषि के दो होते हैं, एक छोटा री और एक बड़ा री। जब यहाँ पर हम इस तरह से एक मात्रा लगाएंगे तो ये ऋषि बना, और जब ये डबल इसमें कर देंगे तो ये दीर्घ बन गया। तो ये लघु और लघु मिलकर दीर्घ ऋषि बन रहा है। तो पितृ ऋणम से क्या शब्द बन रहा है आपका? ये जो पितृ है, त्र के नीचे एक की जगह दो रफार लग जाएगी, और ये जो री है ये हटके ण और ये म, तो पितृणम हो गया। यह आपका हो गया दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि के 4-5 उदाहरण हमने देख लिए। इसके अंदर आपको याद रखने योग्य बात क्या है? अ, ई, उ और री, ये 4 वर्ण आपको याद रखना है। ये चारों वर्ण जब इन्हीं चारों वर्णों से मिलते हैं, चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, दीर्घ से दीर्घ मिले, लघु से लघु या लघु से दीर्घ, सारी कंडीशन में दोनों मिलकर दीर्घ बना लेते हैं, वहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी दीर्घ संधि। अब इसके आगे की हम देखेंगे दूसरी संधि जो आती है, वो है गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? दूसरे नंबर की जो संधि है गुण, उसमें क्या होता है? अगर अ और आ, छोटा आ और बड़ा आ, दो आ है, अगर आ और आ से ई, उ, री और ली, ये 4 वर्ण मिलते हैं, यदि अ या आ से ई, उ, री और ली 4 वर्ण मिलते हैं, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं वो उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को बताती हूं। ये आपके पास उदाहरण है नर और इंद्र का। मैंने आपको बताया कि ये जो नर है, सर दो गुण संधि में क्या हुआ है? अ और आ के आगे यदि ई, उ, री, ली आ रहे हैं, तो यहां पर क्रमशः दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो रहा है? ए, ओ, आर और अल हो रहा है। तो अब ये देखिए कि किस तरह से होता है। जब यहां नर में अ मिला हुआ है और उसके बाद में इंद्र में ई है, ये ई के आगे, आ के आगे ई, ये अ है और ये ई है, ये दोनों को मिलकर ए बन रहा है। तो कैसे बनता है? ये ना और ये र आधा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इसमें से अ क्या हो जाएगा? बाहर हो रहा है आपका संधि होने पर, और इंद्र में से ई आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो नर में से मात्रा नहीं है, लेकिन अ जो है वो भी बाहर हो रहा है, और अ और ई ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो यहां पर ये जो र है उसके ऊपर ये ए जो है वो मात्रा लगा देगा ए की, और ई आपका ऑलरेडी इधर निकल चुका है, तो ये आधा न और द्र जो है वो इसमें जुड़कर नरेंद्र हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को सबको? ई के आगे ए आने पर ओ हो जाता है, ये गुण संधि की परिभाषा में आएगा।
आ है, आ के आगे ई आया तो ए हो गया, मतलब ये दोनों मिलकर आ और ई ये दोनों मिलकर ए बनाएंगे और नर धन इंद्र से नरेंद्र हो जाएगा, क्योंकि न र के में क्या हो जाएगा, ई की मात्रा हट के आ की मात्रा ये जो है आ हट के आ और ई मिलकर ए बनाएंगे और नरेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए दूसरा है रमाधन ईश। रमाधन ईश में क्या होगा, रमा में आ की मात्रा है, अब ये जो रमा का आ है वो प्लस ईश का ई, तो आ और ई, बड़ा आ और बड़ी ई मिल रहे हैं, तो आ के आगे ई आने पर भी ए हो रहा है, तो यहां रमाधन ईश से रमेश बन जाएगा। तीसरा उदाहरण आपके पास है पर प्लस उपकार। अब पर जो है इसमें भी आ मिला हुआ है, र में आ है और उपकार में ऊ है, तो उपकार का जो ऊ है वो जब आ में मिलेगा तो ओ हो जाएगा, अ के आगे ऊ आने पर ओ हो जाता है। तो अब ये जो र रस्सी का है आपके पास, र जो है उसमें से अ निकल चुका है तो वह अधूरा रह गया, वो व्यंजन रह गया है, तो ये जो पर है र में ये ओ की मात्रा लगेगी तो ये परो हो जाएगा, और ये ऊ जो है हटके पकार वैसा की वैसे ही आ गया, तो ये आपके पास शब्द बन गया परोपकार। कैसे बन रहा है परोपकार, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। यहां पर अ के आगे ऊ आने पर ओ हो जाता है, तो यहां क्या हो गया, गुण संधि हो गई और ये परोपकार हो गया। अब देखिए आप शीत धन उष्णम, यहां पर शीत और उष्णम में भी क्या हो रहा है, त है जो है इसमें त में क्या मिला हुआ है, त में आपका आ मिला हुआ है और उष्णम में क्या है, ऊ है। ये आ और ऊ ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बना रहे हैं। इन दोनों का स्थान कौन ले लेता है, आ और ऊ का ओ, तो शीत धन उष्णम से क्या बन जाएगा, शीतोष्णम। कैसे बनेगा, ये शीत प्लस उष्णम, शीत में से त में से अ निकला है, उष्णम में से ऊ निकला है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो आपका शीत उष्णम, अब ये ऊ निकल गया तो ये आधा श न और म आपके पास बचेगा, तो ये हो गया आपका शीत उष्णम। अब यहां पर ये जो त है उसमें मात्रा लगाएगा ये ओ, और ये हो जाएगा शीतोष्णम। ये आपकी हो गई गुण संधि। ये जो गुण संधि है इसमें हमने 3 देखे हैं, अ के आगे ई आने पर ए हो गया, अ के आगे ऊ आने पर ओ हो गया, और अब अ के आगे जब बड़ा ऊ आएगा तो भी ओ होगा, छोटा ऊ आएगा तो भी ओ होगा। ये गुण संधि के अंदर हमने देख लिया। तो परिभाषा क्या थी हमारी, अ के आगे ई आने पर ऊ हुआ, सॉरी, अ के आगे ई आने पर ए हुआ और अ के आगे ऊ आने पर ओ हुआ। ये हमने 2 उदाहरण के द्वारा समझ लिया है। अब इसके आगे तीसरा उदाहरण और देखिए कि राजधन ऋषि है। राज और ऋषि, राज में क्या है, अ है, और ऋषि में रि ऋषि का है, तो अ के आगे रि ऋषि का जब आ रहा है तो अर हो रहा है। अब अर कैसे होता है वो हम देखेंगे। ये है आपके पास राज और ये है आपका ऋषि। ये दोनों वर्ण आपस में जब मिल रहे हैं तो ये ज में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, और ऋषि में से क्या निकलेगा, ऋषि। जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो आपका बन रहा है क्या, अर। अर जो है र में र की
र में नीचे हलंत है, इसका मतलब र कैसा है, आधा है। और जब हम आधा र लिखते हैं तो उसकी या तो ऊपर रफार लगती है या नीचे लगती है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ये रा और ये ज जो है अधूरा है, लेकिन ये जो अ है, ये अ जो है वो इस ज को पूरा कर देगा। री इसमें से निकल चुका है। अब ये जो श है, श में ई की मात्रा है वो वैसे की वैसे ही रहने वाली है। और ये जो आधा र है ये श पर रफार लगाएगा और ये बन जाएगा राजर्षि। इस प्रकार से आपका ये क्या बन गया, राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। राजधन ऋषि, ये जो ऋषि है, ऋषि की जो मात्रा है उसकी जगह पर क्या आ रहा है, र आ रहा है। अ और री मिलकर अर बन रहे हैं। जो राज है, ज में से अ निकलने पर ज अधूरा रह गया, लेकिन उसको ये अ पूरा करेगा। और उसके बाद ऋषि और ये दो मिलकर अर बन रहे हैं, तो र जो अधूरा है, आधा है, वो र शी के ऊपर क्या करेगा, मात्रा लगा देगा। इस तरह से राज ऋषि से आपका बन गया राजर्षि। अब है आपका नेक्स्ट, अ के आगे रे आने पर अल हो जाता है, तव धन लकार। यहां आपका है तव और ये है तव धन लकार। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो ल है इसके अंदर री ऋषि की रफार है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो आ के आगे यही ऋषि आ रहा है, तो यहां पर बन रहा है अल। क्या बन रहा है, अल। यहां पर ल के नीचे री ऋषि की रफार है, तो इसको री पढ़ेंगे। अब इसको जब हम मिलाएंगे तो ये त और ये व जो है अधूरा रह गया है, लेकिन ये व किससे पूरा होगा, इस अ के द्वारा ये पूरा कर दिया जाएगा। और ये जो ल आधा है वो यहां पर ऐसे के ऐसे आ जाएगा और कार इसमें लग जाएगा, तो तवल कारह बन जाएगा। ये आपका हो गया गुण संधि का आखिरी उदाहरण। ऋषि तव धन लकार बराबर तवल लकार। अब ये गुण संधि के मैंने 3-4 उदाहरण आप लोगों को बता दिए हैं। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिए। अ और आ के संयोग में ई, उ, री और ली आता है, तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, ए, ओ, अर और अल हो जाता है। ए, ओ, अर और अल हो जाता है। ये आपका हो गया गुण संधि। अब नेक्स्ट है आपकी इसके बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, यदि आ और आ इत्यादि पश्चात ए या ओ, ए आई और ओ आउ, ए एडी का और एनक का, मतलब छोटा ए और बड़ा ए, उसके बाद में है ओ और औ, ये दोनों में से कोई सा भी स्वर आता है, अ के आगे ए आई या ओ औ आता है, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। मतलब एक मात्रा की वृद्धि हो रही। कैसे हो रही है, अगर एक अ के आगे छोटा ए आएगा तो भी बड़ा ए हो रहा है, और अ के आगे छोटा ओ आएगा तो भी बड़ा औ हो रहा है। यहाँ पर कभी भी लघु मात्रा नहीं होगी। वृद्धि संधि में जब भी संधि होती है तो दोनों वर्णों को मिलने के बाद जो मात्रा लगती है वो दीर्घ मात्रा लगती है, एक मात्रा की यहाँ वृद्धि हो जाती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। यहां आप लोग देखिए, एक धन एक, यहां उदाहरण है आपके पास एक धन एक, सॉरी अत्र धन एक है। अत्र और एक, अभी मैंने जैसा बताया था कि त्र में से अ निकलेगा और एक में से ए निकलेगा। जब आ और ए मिलता है, आ के आगे क्या आ गया, ए आ गया, तो ये बड़ा ए बनाएगा। ये हमारी वृद्धि संधि की परिभाषा है। तो यहां पर क्या होगा,
आ और ये त्र जो है वो अधूरा बचा है क्योंकि इसमें से अ निकल चुका है। लेकिन अब ये जो अ है और ए है ये मिलकर आई की मात्रा बना रहे हैं, तो वो ता में क्या करेंगे, दो मात्रा लगा देंगे और यहाँ का ए जो है वो हट गया और क बचा है, तो ये हो गया आपका अतिरेक। इस तरह से ये क्या हो गया है आपका एक धन एक बराबर अत्र धन एक बराबर अतिरेक। ये आपकी वृद्धि संधि की अनुसार यहाँ पर परिवर्तन हो गया है। अब आ के आगे ए आने पर बड़ा ए, देखो सदा धन एव, ये परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। सदा धन एव बराबर सदैव। जो सदा है दा में कौन मिला हुआ है, बड़ा आ मिला हुआ है, और एव में से क्या निकल रहा है, ए एड़ी का। जब आ के आगे ए आता है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, सदा धन एव बराबर सदैव। ठीक है, यहां सदा धन एव बराबर सदैव। उसी प्रकार से राम धन औदार्यम। अब यहां पर औदार्यम है, तो यहां भी आ के आगे औ आने पर क्या हो जाएगा, रामोदार्यम। राम प्लस औदार्यम। हमें आगे पीछे के शब्दों को नहीं देखना है। जब दो शब्द मिल रहे हैं तो उसमें जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण, सिर्फ इन दो पर फोकस करना है कि इसमें कौन सी मात्रा है या कौन सा स्वर है। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है राम में अ और औदार्यम में औ। जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, औ। राम में से म, राम में से आ हट गया है, म में से आ हट गया है, तो म कैसा बचा हमारे पास, आधा बचा है। और औदार्यम में से औ हट गया है तो यहां बचा है दार्यम। अब ये जो म आधा है उसको पूरा कौन करेगा, ये वाला औ। जब ये औ इसमें मात्रा लगा देगा तो यहां बन गया रामौ दार्यम। इस तरह से महाधन औषधि में भी महौषधि उसी प्रकार से बनेगा, जैसे रामधन औदार्यम का बना है वैसे ही ये बनेगा। ठीक है, ये आपकी हो गई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या हुआ है, अ या आ के पश्चात ए आई या ओ औ आता है, तो दोनों के स्थान पर ओ बड़ा औ और ए भी बड़ा, मतलब एक वृद्धि संधि में एक मात्रा की वृद्धि हो रही है। अगर छोटा ए है तो भी बड़ा ए हो जाएगा, छोटा ओ है तो भी बड़ा औ हो जाएगा। इस प्रकार से एक संधि की एक मात्रा की वृद्धि होती है इस संधि में, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, वृद्धि संधि रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है आपकी यण संधि। यदा ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री और ली, ये चार वर्ण हैं। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई और री और ली, इसके पश्चात कोई असमान स्वर आता है। चार वर्ण आपको दिए हैं, कौन से दिए हैं, ई उ री और ली, ये चार वर्ण हैं। इनके पश्चात कोई असमान स्वर आता है। असमान स्वर आता है मतलब ई के पश्चात ई नहीं आना चाहिए, ई को छोड़कर कोई सा भी वर्ण आ सकता है स्वर में, और ऊ के बाद ऊ नहीं आएगा, ऊ को छोड़कर ई आ ए औ कोई भी शब्द आ सकता है, कोई भी वर्ण आ सकता है। जब ई उ री ली के पश्चात कोई असमान स्वर आता है, समान स्वर नहीं आता है, तो क्या होता है, उनके स्थान पर तो इतेशाम स्थाने, उस स्थान पर य व र ल हो जाता है। लेकिन वो कैसा है, य व र ल कैसा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, अ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ये हलंत वाले हैं, मतलब आधे अक्षर हैं। और इसके बाद जो स्वर है वो वैसा कि वैसे ही लग जाएगा, वही स्वर इनको पूरा करेंगे य व र ल को, और उस स्वर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ई जो है वो काय में बदलेगा, य में बदलेगा, और ई के जस्ट पश्चात जो भी स्वर होगा
वो क्या करेगा, इस य में मात्रा लगाएगा और इस तरह से क्या होगा, यहां पर जो परिवर्तन होगा उसको यण संधि कहते हैं। अब ई जो है य में परिवर्तित होगी और ई के बाद जो भी स्वर आ रहा है वो स्वर काय में मात्रा लगाएगा, य में। यदि ई के बाद अ आता है तो यह पूरा हो जाएगा, यदि ई के बाद उ आता है तो य में उ की मात्रा लग जाएगी, ए आता है तो य में ए की मात्रा लगेगी। अब किस तरह से होगा वो हम यहां देखते हैं। इति धन अलम, इति प्लस अलम, इति में से ई की मात्रा निकल रही है और अलम में से अ निकल रहा है। आपके पास क्या है, ई के बाद अ आने पर क्या हो रहा है, य हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, य बनाएंगे। ठीक है, इति। अब यहां मैंने आपको क्या बताया, जब ई की मात्रा निकल जाती है तो ई के बाद में यह आपका आधा त बचेगा। क्यों आधा त बचेगा, क्योंकि इसमें से ई निकल चुका है। जब मात्रा निकल जाएगी, स्वर निकल जाएगा व्यंजन में से, तो वो व्यंजन कैसा बचेगा, अधूरा, आधा बचेगा। अलम में से अ निकल गया है, यहां पर क्या बचा है, ल और म बचा है। लेकिन ये जो ई और आ मिलकर यह बना रहे हैं, वो क्या करेंगे, इसमें यहां पर हम यह लिख देंगे, क्योंकि त में तो कुछ मात्रा लगेगी नहीं और ये ई और अ मिलकर यह बन गया तो इत्यलम बन गया। कैसे बना ये समझ में आया आप लोगों को। इति में से ई निकला है, अलम में से अ निकला है, इन दोनों ने मिलकर यह बनाया है। यह हमारा कैसा था, हलंत वाला था। ई के आगे आ आने पर क्या बना है, यह हलंत वाला है। लेकिन ये जो अ है वो क्या कर रहा है, इसमें मात्रा लगा रहा है। मतलब यह जो अधूरा था वो हमारा पूरा हो गया और उसमें क्या हुआ, मात्रा लग गई। तो इति धन अलम से क्या बन गया, इत्यलम बन गया है। दूसरा उदाहरण है अति धन आचार। इसको देखिए आप, अति प्लस आचार। अब अति और आचार, इसमें भी वही की वही कंडीशन है। इति में भी ती था और अति में भी ई है। ई के आगे क्या बन गया है, आ। अब यहां पर य निकलेगा और उसमें मात्रा कौन लगाएगा, आ। पहले आ छोटा था तो हमने य लिखा था, लेकिन अब यहां पर आ जो है वो बड़ा है, दीर्घ आ है। तो कैसे बनेगा, देखो, ये त आधा है आपका, क्योंकि इसमें से ई निकल चुका है। अब यहां पर आ भी निकल गया है तो ये बचा है आपके पास 4। ठीक, अब ये जो य है वो यहां पर आएगा, लेकिन ये जो बड़ा आ है ये इसमें क्या करेगा, मात्रा लगाएगा और इसको बना देगा अत्याचार। अति धन आचार से क्या बन गया, अत्याचार। कैसे बना ये आप लोगों को समझ में आया। ई के आगे आ आने पर यह हो गया, ई का तो यह हो गया और जो आ है उसने जब मात्रा लगाई तो यह हो गया अत्याचार। इसके आगे का उदाहरण है सुधन अस्ति। ये वाला उदाहरण भी अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। इसको एक बार देखिए, सु प्लस अस्ति। स में क्या है, उ मिला हुआ है, अस्ति में अ है। जब उ के आगे अ आता है तो क्या बन जाता है, वह बन जाता है। यह आपका संधि का, यण संधि का नियम है कि अ के आगे, ये उ के आगे अ आ रहा है तो क्या बन रहा है, वह बन रहा है। जब ये वह बन रहा है तो इसको परिवर्तन कैसे करेगा, स जो है वो उसमें से उ निकलने के बाद आधा स आपके पास बचेगा। स कैसे बचेगा, आधा बचेगा। उसके बाद में ये वह जो है वो यहां पर आएगा, वह के आगे अ है इसलिए वह
पूरा लिखेंगे और ये अ निकल चुका है, तो अब आपके पास बचेगा स्वस्ति। सुधन अस्थि से आपके पास क्या बन गया? स्वस्ति। ये स्वस्ति जो है उदाहरण परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षाओं में। आगे देखिए, मात्र धन अनुमति। अब मात्र में क्या है? ऋषि की मात्रा है। मात्र में त में क्या मिला हुआ है? त में रि ऋषि जुड़ा हुआ है और अनुमति में अ है। यहां पर भी रि ऋषि के आगे कौन सी मात्रा आ रही है? कौन सा स्वर आ रहा है? अ आ रहा है, मतलब यहां पर भी असमान स्वर है। तो मात्र में से क्या निकला आपका? रि निकला है और अनुमति में से क्या निकला है? अ निकला है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपका? मात्र और अनुमति। जब त्र में से रि निकल गया और अनुमति में से अ निकल गया है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? र रस्सी का बना रहे हैं। ये त जो है आधा है आपके पास, त जो है आधा बचेगा, उसमें अगर ये र मिल जाएगा तो ये त्र त्रिशूल का बन जाएगा। जो त्र त्रिशूल का है वो एक संयुक्त अक्षर है जो त और र से मिलकर बनता है। जब त और र से मिलकर ये बन रहा है तो त आपके पास आधा है, र जो है वो आपके पास पूरा है। र जो है वो कैसा है? आपके पास पूरा है। जब त और र आपस में मिलेंगे तो त और र मिलकर त्र बना दिया, और ये जो है आ है वो इसको पूरा करेगा, और मात्र नु मति। इस तरह से आपका ये बन गया मात्र प्लस अनुमति से मात्र नु मति। यह आपकी हो गई यण संधि। यण संधि का ये चौथा उदाहरण हो गया। इस ठीक है, ये आपके यण संधि के उदाहरण हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी बचेगी अयाधि संधि और वो पूर्व रूप संधि। 2 संधियां हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। धन्यवाद।